वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को इस चैनल पे स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए लेकर आता हूँ जीएस क्लासेस बाय राम सर का सेशन। एक ऐसा सेशन जिसमें हम आपको कंप्लीट आईएएस एवं पीसीएस की प्रिपरेशन कराते हैं। इसमें फ्रेंड्स आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, इनका इतिहास क्या है और संविधान बनाने में कौन कौन सी भूमिका थी। इनमें इसके दौरान हम लोग जो मेन टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो जानेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, साथ ही साथ 1781 की जो आपकी एक्ट लगे हुए थे, उसके बाद कुछ चार्टर एक्ट को देखेंगे। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। ये आपके 30 मिनट्स के सेशन में उन इम्पोर्टेंट पार्टों का डिस्कशन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी एग्जाम में अगर जीएस का पेपर है तो इस पार्ट से कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहें, क्योंकि आज हम बीच में डिस्कस करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो कि आपके जीएस पेपर पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, पिछला सेशन अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछले एक सेशन को आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में हमने 1857 की कंप्लीट क्रांति का वन लिनियर कवर किया था, जिसमें पूरी समरी अवेलेबल है। आप उन सेशन को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें पीडीएफ प्राप्त हो, अगर एनसीईआरटी की बुक्स या किसी बुक्स न्यूज़पेपर या इस तरह की जितनी भी मटेरियल्स आपको यूपीएससी या पीसीएस के लिए चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे हर तरह की पीडीएफ अवेलेबल है, जो भी पीडीएफ चाहे आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रुप डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको कोई पॉइंट लगे तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, जो कि एक सादगी के लिए जाने जाते थे और एक अपने सच्चाई के लिए जाने जाते थे, दोनों ही हमारे देश के महान दिग्गज थे। उनके नमन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में, कि अर्थात हमें जानना यह है कि संविधान बना कैसे। अक्सर क्वेश्चंस आपने देखा होगा, किसी भी एग्जाम में आपने बैठा होगा, यूपीएससी बीपीएससी या फिर बिहार दुर्गा जैसे एग्जाम में आपने बैठा होगा, तो आपने इस चीज़ को फील किया होगा कि उस एग्जाम में आपका एक्ट और चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं। एग्जाम में दरअसल पूछा इस फॉर्म में जाता है कि संविधान की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी और किस फॉर्म में स्टार्ट इसकी नींव पड़ी हुई थी। कभी कभी तो पूछ दिया जाता है कि इस समय कौन गवर्नर जनरल थे, किसने ये नींव रखी थी, किसने क्या कहते हैं कौन सा एक्ट कहाँ पे लागू हुआ था, 1935 का एक्ट कब से लागू हुआ, किस तरह से इसका प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ा। इन सभी के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अलग सेशन जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के संविधान की पृष्ठभूमि। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम कवर करेंगे आपको 3 बुक के समरी के साथ, जिसमें मेनली आपका जो होगा लक्ष्मीकांत का समरी होगा, शशि थरूर की पॉलिटी की होगी। इसमें इस दोनों का सामंजस्य, दोनों का समरी तो 100% रहेगा। इसमें कुछ डीडी बसु के बातों को भी हम शामिल करेंगे, इसलिए आप इस सेशन को, आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखें। थोड़ा सा देखने के बाद यह आभास खुद हो जाएगा कि यह आपके लायक कितना % सही है या फिर गलत है, क्योंकि अगर आप एग्जाम फेस करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको यह सेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है और देखना चाहिए। बातों को खत्म करते हुए आते हैं फ्रेंड्स पॉइंट पे। पॉइंट कहता है भारत के संविधान का पृष्ठभूमि, अर्थात कि भारत के संविधान की नींव कैसे पड़ी, कैसे भारत के संविधान का इतिहास है, इनके बारे में आज के सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं राम सर
आप लोग के इस सेशन को लेकर आपके सामने आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे जो मेन कंटेंट्स की अगर बात करें कि आपके इसमें जो आप कंटेंट्स देखने वाले हैं इस पॉइंट के अंतर्गत, तो उसमें आप देखेंगे मेनली रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, अर्थात कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे वर्क किया, अर्थात कि 1773 की जो पहली केंद्रीय शासन की जो नींव रखी गई थी वह किस फॉर्म में काम किया, इनके बारे में आप जानेंगे। दूसरा जानेंगे फ्रेंड्स संशोधित नियम 1781 अर्थात कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में कितने आपकी प्रॉब्लम रह गई, इन प्रॉब्लम को 1781 में जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, क्या कमी रह गई थी, इनके बारे में। उसके बाद थर्ड टॉपिक की अगर बात करें तो पिट इनका इंडिया एक्ट, जब वहाँ पे क्या कहते हैं आपके ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बने पिट्स, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी नियम के अनुसार से यहाँ पे अपने गवर्नर जनरल को भी बदला और साथ ही अपने हिसाब से नियम भी लगाए, इनके बारे में जानना है। उसके बाद 1786 का अधिनियम, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद और पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आपका चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इन सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। हमने क्या किया है कि इन सभी को दो पार्ट में बांट दिया है। तो उनमें से आपका जो लक्ष्मीकांत जी कहते हैं कि पूरे जितना पार्ट है उसको दो पार्ट में बांट दिया गया था मेनली, ठीक है। दो पार्ट में कौन बांटा गया था, एक तो था कि कंपनी रूल, एक था कंपनी रूल और दूसरा जो था वो सम्राट का रूल, अर्थात कि दूसरा जो था आपके गवर्नर का रूल, इसके फॉर्म में बांट दिया गया। तो पहला जो आपका कंपनी का रूल था वह चला था 1773 से लेकर 1857 तक। अब 1858 से लेकर 1950 तक आपका जो चला, जिसमें आपका 1947 तक जो चला वो थे आपके सम्राट के रूल, अर्थात क्या कि सरकार के एक अलग प्रकार का रूल, गवर्नर जनरल का रूल रेगुलेशन चला था। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि 1950 तक क्या चेंजेज हुए, 1950 में स्पेशली क्या चेंजेज हुए, इसलिए हम यहाँ पर 6 चरणों में बांटकर इसे लेके चलेंगे आपको लिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हम आपके लिए स्टार्ट लेकर आए हैं 1857 के पहले जो चेंजेस हमारे संविधान में हुए थे उनके चेंजेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वो देखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अर्थात क्या इसके द्वारा पहली बार देश में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी थी, अर्थात कि पहली बार देश में केंद्रीय शासन जो लगा था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही लगा था। सबसे बड़ा बात क्या है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। पहले क्या था सिस्टम, डायरेक्ट कंपनी रूल करती थी, अब यहाँ पर एक परिषद बना जिनके अंदर 4 सदस्य होंगे और एक गवर्नर जनरल, अर्थात कि टोटल 5 सदस्य की आपकी क्या बन गई, सदस्यता बन गई। और सबसे जो बड़ी चीज़ थी, जो यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कि जो पहले गवर्नर कहा जाता था, देश के अंदर जो गवर्नर होता था उससे अब गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। पहले जो गवर्नर कहलाता था अब वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल की उपाधि मिल गई। तो ये बड़ी चीज़ था। और ऐसा बनने वाला पहला जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है बाबू, डायरेक्ट। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और यह गवर्नर जनरल सबसे पहले स्टार्ट भी हुआ था क्योंकि इससे पहले सभी गवर्नर ही बनते थे। और ये गवर्नर जनरल के काम करने के लिए एक टीम बनाई गई, एक परिषद बनाया गया। उन परिषद के अंदर 4 सदस्य थे और एक हमारा गवर्नर जनरल भी था। उसके बाद क्या, जब ये गवर्नर जनरल अपना कार्य शुरू किए तो इन्हें लगा क्या कि अब देश के अंदर सिर्फ हमारे कार्यों से करना नहीं पड़ेगा, हमारे कार्यों से ये पूरा देश नहीं चल पाएगा। इसके लिए उन्होंने एक न्यायालय की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की। वो स्थापना हुई 1774 में, अर्थात कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में पहली आपकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसके बारे में।
सर अजीले इम्पे, सर अजीला इम्पे ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जो उस सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए। इनके अतिरिक्त 3 और न्यायाधीश भी उनके साथ थे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में एक पीठ चलती है, अर्थात कि एक ग्रुप ऑफ आपके न्यायाधीश होते हैं, उसमें आपके एक तो थे सर अजीला इम्पे, इनके अतिरिक्त 3 और आपके न्यायाधीश इनके साथ जुड़े हुए थे। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि रेगुलेटिंग एक्ट हमारे देश के लिए बहुत बड़ी आपकी क्या बन गई, एक प्रकार की नियम कानून की एक नई विचारधारा उत्पन्न की, जिसने पहली बार केंद्रीय शासन का आपका न्यू रखा। केंद्रीय शासन का मतलब क्या, एक जगह से पूरे कंट्री को कंट्रोल करने की जो पावर है, ऐसा किया गया, जिसके वजह से गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम वैरेन हेस्टिंग था। और सबसे पहली बार इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया और सर अजीले इम्पे उसके प्रथम न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे आशा है ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं आप। देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये भी था कि 1773 में एक चीज और जोड़ा गया कि आपके जो कंपनी था उन्हें पूरा देश में आपकी व्यापार करने की छूट दे दी गई। पहले तो था सीमित एरिया के लिए, सीमित लीज पर, लेकिन अब पूरे देश में दी गई। उसके बाद एक और चीज़ उसमें जोड़ा गया कि कोई भी न तो आपका भारतीय लोगों से न तो कोई उपहार लेगा और ना ही कोई रिश्वत लेगा। यह बड़ी चीज़ है कि किसी भी तरह से आपके ब्रिटेन वाले लोग का कनेक्शन इंडिया के लोगों के साथ मनोभाविक रूप में नहीं हो, इसलिए उन्होंने ऐसा नियम लगाया। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। आगे की अगर बात करें तो संशोधित अधिनियम 1781 अर्थात कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, 1781 का आपका जो संशोधित अधिनियम था उनके बारे में जानना है। तो उस अधिनियम को क्या कहते हैं हम लोग, 1781 क्या है, इसे हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है आपका इसे सेटलमेंट के नाम से जानने के पीछे रीजन भी है, इसलिए क्योंकि इनमें क्या किया गया जो 1773 में नहीं किया गया था, जो चेंजेस करना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ पे आपका क्या किया गया, जो कानून बना संशोधित अधिनियम, स्पेशली ये आपका अमेंडमेंट बिल था। अमेंडमेंट मतलब कि सुधार करने वाली बिल थी, जो 1773 में जो बातें छूट गई थी उनको इसमें जोड़ा गया। और खास तौर से गवर्नर जनरल ने अपने फायदे के लिए इस बिल को पास कराया था। इन्होंने कहा कि मैं अगर कोई भी काम करूं, अगर कोई भी चेंजेस करना चाहूँ नियम कानून में, तो यह जो होगा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं आएगा। हम जो चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात कि इस देश के, इस बंगाल के जितनी भी जनता होगी वह सभी की सभी जनता अंडर कंट्रोल आएगी सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आएगी, सर्वोच्च न्यायालय जैसा कहेगा उनको मानना पड़ेगा। उसके बाद और तो और प्रांतीय क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया जाए तो वह सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएगी, डायरेक्ट गवर्नर जनरल के पास वो केस जाएगी। इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जोड़ी गई, इसमें जोड़ा गया अपना बिहार और उड़ीसा जो था, इस दोनों में नए नियम कानून बनाने के लिए इनमें छूट दे दिया गया। अर्थात कि पहली बार बिहार और उड़ीसा के केस बनाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। किसे? गवर्नर जनरल को। देखते फ्रेंड्स, इस पॉइंट में क्या है, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब क्या, जो कानून बनाना था गवर्नर जनरल को, वह काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय जो था उनके हक में नहीं था। अब यह खुद से कार्य करेंगे, जो मर्जी करे, जो नियम मर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद था किसी भी तरह से इंडिया को आपका ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना है। दूसरा नंबर चीज, आपका जो राजस्व संबंधी मामले होते थे या राजस्व मामलों के सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया। जो कर आते थे, जब मन करे बढ़ा सकते थे,
जब मन करे घटा सकते थे। दूसरा नंबर चीज जो वेतनमान है उसे कम अधिक कर सकते थे। इसलिए राजस्व मामलों को इन सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया कि इन पर इसका कोई कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को प्रांतीय और काउंसिल के नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हो गए। अब जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था, जिसमें हमने बताया अभी कि 4 उनके मेंबर और 1 गवर्नर जनरल, अर्थात कि टोटल 5 लोग थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में। उस काउंसिल को यह राइट मिल गया कि वह प्रांतीय क्षेत्र के लिए जो भी मर्जी करे नियम कानून बना सकते हैं, और इसी नियम के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा में भी नियम कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में चला गया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को डाउट है इस पॉइंट में? अर्थात कि यह मेनली सुधार किया गया था जो 1773 में देश को लूटने की कमी रह गई, देश को अपना शासन करने की जो कमी रह गई, 1781 के अमेंडमेंट बिल में उसे शामिल कर दिया गया कि अब कैसे लूटा जाए, कैसे हमारे देश पर शासन किया जाए, इनको और अधिक जोड़ लिया गया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सब किसी को? चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की। अगर बात करें तो पिट इंडिया एक्ट या फिर इसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। यह घटना तब शुरू हुई जब आपका ब्रिटेन का जो आपका राजा था, अर्थात कि इंग्लैंड की प्रधानमंत्री जो थे वो नए बने, जिनका नाम था आपका पिट। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले देश के अंदर द्वैत शासन की व्यवस्था उत्पन्न की। द्वैत शासन का मतलब पहले गवर्नर जनरल इन सभी चीज़ों को देखते थे केंद्रीय स्तर पे। अब लोगों के बीच में जब एकता की कमी देखी तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप कहते हैं तो हम सभी चीज़ों को 2 भागों में बांट सकते हैं, पूरे नियम कानून को 2 भागों में बांट सकते हैं। इंग्लैंड की जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, ये हमेशा चाहती थी कि जो कंपनी का रूल रेगुलेशन हो हमेशा उनके हाथ में हो, ताकि वो अपने हिसाब से पूरे देश में व्यापार कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो कुछ भी हो, हम जो देश के अंदर नियम लगाएंगे उनको 2 भागों में बांटेंगे, और इसलिए उसे द्वैत शासन का नाम दिया। कौन से 2 भाग? तो एक तो था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 2 भागों में बांटा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे देश के व्यापारिक मामलों को कंट्रोल करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देश के राजनयिक मामलों को कंट्रोल करेगा। अर्थात कि देश के अंदर 2 प्रकार की आपकी सरकार बन गई, 2 प्रकार के आपके नियम कानून बनाने वाले बन गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों के लिए अलग अलग फॉर्म कर दिया गया, जिसकी वजह से देश के अंदर शासन की व्यवस्था कुछ अलग तरीके से आपकी बट गई, कुछ नया तरीका इसमें शामिल कर लिया गया था। तो इसमें क्या किया गया था शामिल कि आपका पिट नामक शासन 1784 में इंग्लैंड में नया प्रधानमंत्री बना था, द्वैत शासन की व्यवस्था लगी, और वो द्वैत शासन कौन से थे? एक आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात 2 आपकी सरकार के 2 पावर बट गए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए। क्लियर है? देखते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, तो अगला पॉइंट हमारा 1786 का एक्ट ऑफ अधिनियम, अर्थात कि एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस समय हमारे देश के अंदर नए गवर्नर जनरल का आगमन हुआ था, और उनका नाम था कॉर्नवालिस। ये बेचारे इंडिया में जब पिट्स ने इसे नियुक्त किया कि जाओ भाई इंडिया के गवर्नर जनरल का पद आपको संभालना है, तो इन्होंने जिद कर दिया कि नहीं भाई, हम जाएंगे एक ही शर्त पर, जब हमारी 2 शर्तों को माना जाएगा। प्रधानमंत्री जो थे पिट्स, उन्होंने पूछा भाई आपकी कौन सी शर्त है, आप बताओ शर्त अपनी। तो अपनी शर्त में उन्होंने कहा कि मेरी पहली शर्त ये रहेगी कि मैं जाने के बाद गवर्नर जनरल के अलावा सेना को अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, अर्थात कि सेना का हेड मुझे बना दिया जाए। कहा कि चलो भाई आपकी ये बात हमने मान लिया।
दूसरी नंबर इन्होंने बात कही कि विशेष परिस्थिति में हम अपनी काउंसिल को रद्द भी कर सकते हैं। मतलब क्या कि हम काउंसिल की बात नहीं मानेंगे, हमें जो मन में आएगा अपने हिसाब से हम वहाँ पर नियम कानून बना सकते हैं। अगर काउंसिल के सदस्य अर्थात कि 4 सदस्य कभी किसी रूप में हमारा विरोध किए तो उस काउंसिल के सदस्यों को हम उनकी सदस्यता नष्ट करके अपने नियम कानून अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। समझ सकते हैं 1786 के जो अधिनियम था स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जीत मनवाई थी, एक नई आपकी देश के अंदर एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश की थी जिससे कि अपने मनमाना ढंग से देश को लूटा जा सके। तो उनके हाथ में आपका कॉर्नवालिस ने 2 जीत अपने मनवाए, एक तो आपका उनके सेनापति बनने का और दूसरा विशेष परिस्थिति में काउंसिल को रद्द करने का, जिसके वजह से अपने नियम अनुसार अपने इच्छा अनुसार यहाँ के नियम कानूनों को बनाया जा सके। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए क्लियर है तो देखते हैं आगे की पॉइंट। और अगला पॉइंट कहता है फ्रेंड्स हमारा चार्टर्ड एक्ट 1793। बहुत बड़ी एक्ट थी और हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इस बात की थी जो देश के अंदर जो कंपनी आई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर आई थी, वह कुछ समय के लिए ही आई थी शासन करने के लिए। अब उनका जो लीज मिला हुआ था आपका व्यापार करने का, वो लीज समाप्त होने वाला था। चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या कहा गया? पहले इन्होंने कहा आप देखो पहला नंबर चीज जो होगा वो 20 साल के लिए जो हमारा अधिकार था और अधिक बढ़ जाएगा। उसके बाद काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का जो अधिकार था, जो कि 1786 में अभी हमने पढ़ा कि कॉर्नवालिस ने लगवाया था, अब क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल के साथ साथ सभी गवर्नरों को भी दे दिया गया कि इसके बाद अगर जो भी देश के अंदर आएगा वह जब मर्जी जैसा मर्जी अपने इच्छा अनुसार कार्य को कर सकता है। अर्थात कि इस पर कभी भी कोई भी सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर सकती है, अपने नियम के अनुसार अपने मन अनुसार कार्य किया जा सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट 1793 के चार्टर एक्ट में जोड़ा गया वो ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी सदस्य थे, अर्थात कि राजनयिक या फिर व्यापारिक मामलों के लिए जितने भी लोग थे, उनको जो वेतनमान दिया जाएगा वह ब्रिटेन सरकार नहीं देगी, वह देना पड़ेगा किसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब कुछ देना पड़ेगा। अर्थात कि इन सभी की जो वेतनमान था वह ब्रिटिश सरकार के हाथों में न जाकर उसे दे दिया गया कि भारत के राजस्व से आपका ये जो पैसे हैं उनको दिए जाएंगे। ये बड़ी बात थी क्योंकि एक तो पहले लूट ही रहे थे, दूसरा नंबर जितने लोग यहाँ पे नियुक्त करेंगे सभी की पैसे भी कौन देगी? भारत सरकार देगी। भाई क्यों देगी आपकी? आप तो हमारे देश पे शासन कर रहे हो, मजे ले रहे हो, सारा कुछ लूट के ले जा रहे हो, उसके बावजूद जो आपके लूटने वाले लोग होंगे उनको भी लूटने का पैसा हम दें? बताओ ऐसा होता है क्या? लेकिन उन्होंने ऐसा ही नियम लगाया। इस एक्ट की आपकी 3 महत्वपूर्ण बातें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उन 3 बातों को आप हमेशा याद रखिएगा कि पहला नंबर चीज़ कि 17 एक्ट ऑफ आपके जो 1793 था चार्टर एक्ट, इसके द्वारा 20 वर्ष की लीज बढ़ी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट कि 20 वर्ष की लीज बढ़ा दी गई, अर्थात कि व्यापारिक मामले के में 20 वर्ष की और अवधि जो है बढ़ा दी गई। दूसरा नंबर चीज़ जो काउंसिल को रद्द करने की बात थी, यह कॉर्नवालिस को सिर्फ दिया गया था विशेष अधिकार, यह आपका विशेषाधिकार आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल के लिए खोल दिया गया कि अब यह नियम एक कानून बन गया, अब इस कानून को आगे जो भी गवर्नर जनरल आएगा वो फॉलो करेगा। और लास्ट चीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी के भुगतान को भारतीय राजस्व पे डाल दिया, अर्थात कि भारतीय जो पैसे होंगे उनके अनुसार इसमें आपका कार्य करना पड़ेगा। और अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो अगला एक्ट हमारा जो कहता है वह कहता है आपका चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, यह एक अलग एक्ट था और सबसे पहली बार इसमें धर्म और समुदाय को लेकर बहुत बड़ी चर्चा की गई थी। ठीक है, 1813 में क्या किया गया था वो आप जान लीजिए। 1813 में एक अधिकार पत्र आया था, कहाँ से?
1813 में एक अधिकार पत्र आपका लाया गया था कंपनी की तरफ से, जिसमें आपका मेनली कहा गया था जो आपका 20 वर्ष का जो लीज की बात कही गई थी, इसमें इस चीज़ को अप्रूवल दिया गया। अप्रूवल दिया गया मतलब कि व्यापार करने की जो अवधि थी उसको बढ़ाने के लिए एक अप्रूवल जो था आपका प्राप्त हुआ। इस एक्ट द्वारा क्या हुआ, जो कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, यानी अकेले वो नहीं, अब इसके अलावा जो ब्रिटिश के अन्य कंपनी थी वह भी आकर इस देश के अंदर अपना क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। अर्थात कि आपके ब्रिटेन के एक लौता पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी, अब बाकी सभी कंपनियां भी हमारे देश में आकर हमारे धन और रॉ मटेरियल को लूट सकती थी। यह आपका इसमें छूट दे दिया गया चार्टर एक्ट 1813 में। इस कंपनी में इस एक्ट के तहत आपका क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि बाकी कंपनी भी आकर यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था को चला सकती थी, अपने स्तर से यहाँ पे नियम कानून के हिसाब से अपना जो जितना चाहे वो लूट सकती थी। उसके बाद दूसरा नंबर, चीन के साथ जो चाय का व्यापार का था वो एकाधिकार अब भी कंपनी के साथ था। अफीम और चाय, जिससे सबसे अधिक मुनाफा था, जो कि चीन के साथ भारत का आपका जो एक कॉम्बिनेशन बैठा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वह चीन की जो डीलिंग थी वह डीलिंग पहले ब्रिटेन सरकार के द्वारा थी, लेकिन जब यह हमारे देश पे कब्जा कर लिया तब यह डीलिंग को कवर कहाँ से करते थे, हमारी कंट्री से। ठीक है, हमारी कंट्री मतलब इंडिया से करते थे, और इंडिया से करने की वजह से यह इनसे ज़्यादा मुनाफा होता था, इसलिए इन्होंने चीन के साथ जो चाय और अफीम का जो व्यापार था उस पर किसी अन्य कंपनी का आपका अधिकार होने नहीं दिया। ठीक है, यानी कि अपने कंपनी का सिर्फ अधिकार छोड़ा। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वह है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारतीय क्षेत्र में बसने की अनुमति दे दी गई। हमने पिछला टॉपिक आपको बताया था कि जिस समय 1857 की क्रांति की चर्चा कारणों पे हम कर रहे थे, तो उनमें एक क्रांति का एक ये भी रीजन था कि देश के अंदर बढ़ती हुई ईसाई मिशनरी की जो प्रयास थे, जिससे देश के अंदर क्या था कि ईसाई धर्म की प्रचार हो रही थी, इनके वजह से भी देश के लोग घबराकर आपकी 1857 की क्रांति में कूदे हुए थे। और यह आपकी शुरुआत जो हुई थी ईसाई धर्म की प्रचार की शुरुआत जो हुई थी 1813 में ही हुई थी। फ्रेंड्स, क्लियर होगा सब किसी को? इसमें मेन चीज़ आपकी 2-3 चीज़ें लगी, जिन चीज़ों के बारे में जानना है कि 20 वर्ष की जो लीज थी इसे अप्रूवल किया गया। दूसरा नंबर चीज़, जो कंपनी का एकाधिकार था उसे नष्ट कर दिया गया कि अब एकाधिकार नहीं रहेगा, अब यह क्या करेंगे, अन्य कंट्री मतलब कि ब्रिटेन के अन्य जो कंपनी है वो भी आकर देश में क्या कर सकती है, अपनी जो व्यापारिक मामला है उसको देख सकती है। उसके बाद तीसरी बात जो है, चीन के साथ जो व्यापार था वह चाय और अफीम की जो व्यापार था वह व्यापार सामान्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही था। और लास्ट चीज कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत के क्षेत्र में रहने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया, यानी उन्हें अनुमति दे दिया गया कि देश के किसी भी स्तर में अगर रहना चाहते हैं ईसाई धर्म के प्रचारक, ईसाई मिशनरी, तो जहां मर्जी वो रह सकते थे। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में चार्टर एक्ट 1813 तक की पॉइंट ही जानेंगे। अगले क्लास में हम आगे की पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग को हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स, इनसे आगे के जितने भी एक्ट हैं उन सभी एक्ट के बारे में, सभी कंपनी नियम कानूनों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग भारत के संविधान को। इसलिए आप कंटिन्यू हमारे सेशन में बने रहें। यह सेशन प्रतिदिन सुबह में 9 बजे लाइव फॉर्म में आता है। उसमें अपनी सुझाव, अपनी राय कमेंट्स के थ्रू से, लाइव चैट के थ्रू से भी आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।